पॉपुलेशन थी 2 करोड़, उसमें से 74% सिन्हाला थे। और सिन्हाला जो है यहाँ की नेशनल लैंग्वेज थी। क्या थी? नेशनल लैंग्वेज थी। नेशनल लैंग्वेज की वजह से क्या हुआ, सारी जो भी बेनिफिट है वो सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को मिल रही थी। तमिल को कुछ भी नहीं था, ना रिप्रेजेंटेशन स्कूल में, ना कॉलेज में, ना एजुकेशन में, मतलब पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट। तो ये जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, इनकी डिमांड थी, या तो काम करो आप मुझे थोड़ा सा लैंड दे दो अलग से डिवाइड करके, हम अपना एक देश बना लेंगे, और या एक काम करो हमें इक्वल राइट दे दो। श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी, मतलब जो ज्यादा भाषा बोलने जाने वाले लोग थे, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, उनकी गवर्नमेंट थी। रीजन क्या था? इनको वोटिंग राइट ही नहीं था। तो सरकार किसकी बनेगी? बाय डिफॉल्ट इन्हीं की बनेगी। इससे जो है टेंशन क्रिएट हो गया, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। कोई भी टेंशन तीन तरह से होता है, सोशली, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। सोशली क्या? इक्वल नहीं थे। पॉलिटिकली क्या? इनको ना वोटिंग राइट था, ना कंटेस्ट करने का। और इकोनॉमिकली गरीब बहुत थे। तो इनके कुछ नेता बने, लीडर बने, उनके बारे में भी आएगा। पार्टी क्या थी? उन्होंने आंदोलन किया, इसमें सिविल वॉर छिड़ गया, और सिविल वॉर छिड़ गया तो कई लाख लोग जो आपस में मारे। फिर कुछ समय बाद जब मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो है श्रीलंका की कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं सही है, इंडिया ने मतलब इंटरफेयर किया, तो बाद में तमिल को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। कहानी ये है कि यहाँ पे सरकार थी मेजोरिटी की, जो कि फेल हो गई, स्टेबिलिटी नहीं रही। दूसरी तरफ जो हम बेल्जियम पढ़ रहे थे, वहां पे सरकार थी किसकी? इक्वालिटी की। वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया। तो इन दोनों मॉडल्स में दिखाया जा रहा है कि पावर शेयरिंग कितना डिजायरेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू के लिए ये डेटा याद रखना है। पहला सिन्हाला, जिसमें कहा था फैक्ट बनाएंगे, फैक्ट वाले कॉलम में आप लिखोगे, ऐसे लिखो फैक्ट वाले कॉलम में, लिखते चलो चलो ऐसे ही बनाना जैसे बनाया ये, ठीक है। पहला फैक्ट 74% सिन्हाला, जो कि वहां की नेशनल लैंग्वेज थी। अच्छा चीज और, ये सिन्हाला बोलने वाले लोग कौन सा धर्म अपनाते थे? बुद्धिस्ट। ऐसे बनाना जैसे कौन सा धर्म मानते थे? बुद्धिस्ट। बाकी भी थे, हिंदू मुस्लिम भी थे, बाकी भी धर्म था, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट थे जो सिन्हाला बोलते थे। उनकी तो बुद्धिस्ट को इन्होंने अपना नेशनल धर्म भी बना दिया। सेकुलर कंट्री नहीं थी श्रीलंका, इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर का मतलब होता है सारे धर्म, सब रिलीजन बराबर। इन्होंने नेशनल रिलीजन बना दिया बौद्ध धर्म को, गिराना देना, ठीक है। दूसरा 18% तमिल स्पीकिंग लोग, तमिल स्पीकर, ठीक है। उसमें डेटा फिर से सेकंड 13% थे श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन, ठीक है। और तीसरा ये पूछा जाएगा आपसे 7% क्रिश्चियन। इस 7% में क्रिश्चियन सबके थे, मतलब वहां के तमिल के भी थे, भारत के भी थे। इनका कोई खास योगदान था नहीं ना, इनको कोई प्रॉब्लम थी, सारा प्रॉब्लम थी इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसे ही नोट डाउन कर लो, और यहीं से आपका सारा एमसीक्यू बन जाएगा। पहला एमसीक्यू सिन्हाला के ऊपर बन जाएगा, दूसरा एमसीक्यू तमिल स्पीकिंग पर बन जाएगा, तीसरा एमसीक्यू बनेगा बुद्धिस्ट पे, उनका धर्म क्या था? बुद्धिस्ट था। ये इतना सवाल वाह, मैं कोई नहीं खबर प्रेसिडेंट से तो मैं तुम खरीद लो भैया। इस बार एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, इस बार और कुछ भी नहीं पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना ले आना, मैं अंडरलाइन कराऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ खरीद लो भैया। ये फैक्ट वाले कॉलम में लिख लो, लिखे तुम हो गया थोड़ा। इससे क्या फायदा मिलेगा? रिप्रेजेंटेशन है, दिमाग में बैठ जाएगा। इससे क्या है, जब पेपर रहेगा तो यही है करना। ये नोट अच्छे बनाना तुम लोग, ये उर्दू पार्ट से चली गई उर्दू है तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बस सीरियस ले लो। पिछले साल तक तो मैंने नहीं बोला था किसी को सीरियस लो, कुछ ना कुछ मिलता था नंबर लिख के, बस सीरियस हो जाएगा, क्योंकि नहीं होता कोई समस्या ही नहीं थी, कुछ भी लिख के आओ।
ये तो करना नहीं आता। हाँ बट हो जाता था, आदमी कुछ लिख के आता था, ऐसे पूछता था व्हाट इज द डेमोग्राफिक ऑफ श्रीलंका, ये वही चीज है यहाँ पे जो लिखा है, ये वही चीज। तो आदमी कुछ ना कुछ जो लिख के आता था, या ऐसे पूछता था कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, तो आदमी लिख के आता था कुछ ना कुछ। जो एमसीक्यू वाले होंगे उनमें टाइम कम मिलेगा या ज्यादा? टाइम कम मिलेगा, 90 मिनट्स। टाइम कम मिलेगा, बहुत तेजी से टाइम चलेगा, वैसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोचने नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया लास्ट, जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, द डच कम्युनिटी को तो भी लाइन ओपन कर लो। तो कह रहा है मान लो सोचो ऐसा ही अगर बेल्जियम में भी हो रहा हो, डच भाषा ज्यादा बोल रहे थे लोग, उनको सारी पावर मिल जाती, तो फ्रेंच को डोमिनेट करते, फ्रेंच तो पैसे कम मिलते, यहाँ पे तमिल गरीब भी है, पैसे कम गरीब है। ये पेज नंबर है पावर 3, पावर से चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3, मेजोरिटिज्म श्रीलंका के ऊपर वाला पैराग्राफ, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, अगर ऐसा ही बेल्जियम में होता, सेम कहानी अगर बेल्जियम में कर देते, तो आपको एक बात पता था, बेल्जियम का हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में मेनली दो थे, जर्मन का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसमें डच और कौन थे, फ्रेंच। डच थे और फ्रेंच थे। डच और फ्रेंच की पॉपुलेशन कितनी थी, जल्दी बताओ, 40 थी, कितनी थी पूरे कंट्री में, एक तो 49 रही होगी, चेक करो। 40 और ये थी शायद 51, ये ज्यादा थी। ये 49 ये फ्रेंच कितने थे, फ्रेंच 40 ठीक है, और डच कितने थे, 59 59। और जर्मन 1%। चलो उनको छोड़ दो, जर्मन का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समस्या इनकी थी, ये नंबर में ज्यादा थे, पैसे से कमजोर थे, ये नंबर में कम थे, पैसा ज्यादा था। सेम सिस्टम अगर यहाँ पे भी होता तो हुआ भी था, ऐसा नहीं है, 10 ईयर हुआ भी था, 1950 से लेके 1960 तक ऐसा यहाँ पे भी हुआ था कि ये डोमिनेट कर रहे थे इनको, ये डोमिनेट कर रहे थे इनको, तो कभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रहा था, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था इनके बीच में। गवर्नमेंट मतलब प्रभाव दबाना, इनकी बातें ना मानना, ये बोले हम पढ़ेंगे, बोले हम नहीं पढ़ाएंगे, जो भी रीजन था। तो सरकार जो है गवर्नमेंट इज अनस्टेबल, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। तो लेकिन फिर कैसे मॉडल उन्होंने डेवलप किया, वो आगे अभी है टॉपिक में, कैसे डेवलप किया कि ये लोग अच्छे से रहने लगे खुशी से, और बेल्जियम जो है पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल कैसे बन गया, पूरे वर्ल्ड के लिए कैसे रोल मॉडल निकल के आया। तो यहाँ पे ये थे, ये डोमिनेट इसको करते थे, लेकिन जैसे इसका मॉडल डेवलप हुआ तो ये इससे कंपेयर किया गया कि दो मॉडल आपको दिया गया, श्रीलंका का और बेल्जियम का, ये सक्सेसफुल रहा, तो वो गिर जाएगा, तो वो फेल हो गया। तो कैसे है आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ इसको पढ़ लेते हैं। द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल नो ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जर्मन तो बहुत कम थे, कंट्री में थे ही नहीं, अरे सेंट्रल में तो बिल्कुल थे 0%, केवल कंट्री में 1% थे। फिर भी कैसे किए, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर एंड दिस कुड लीड टू वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ कंट्री एंड बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल। अगर ऐसा हो जाता, डोमिनेट करते, तो ब्रुसेल जो है वो दो टुकड़े में बढ़ जाता, एक तरफ रहते डच और एक तरफ रहते फ्रेंच। बट ऐसा हुआ नहीं, जैसे भारत में हुआ था, टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान उधर चला गया, राइट, और उसके काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को पता है पार्टीशन, बट वहां पार्टीशन नहीं हुआ, ठीक है। एंड दिस कुड लीड अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ अ कंट्री, बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय इवन अ बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इंपोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपेंड इन द बोथ दिस सिचुएशन। तो पहले पैराग्राफ में या फर्स्ट टॉपिक में तो आपका डेमोग्राफिक समझाएगा, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन समझाएगा कि कैसे कैसे लोग थे। सेकंड जो है वो है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। टॉपिक के डालिए, इसको रब करते हैं। अब यहाँ से पहले लाइन से पहला एमसीक्यू, 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था, हमारे 1 साल बाद। ये हटना है, हटने वाले। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद होता है, एक दिन बाद। वही पतंग उड़ाते हैं। टॉपिक है इसका डेफिनेशन पूछा जाता पहले, इस बार भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में। इसका डेफिनेशन आपके बॉक्स में दिया होगा कहीं पे, यहाँ पे, कि
मेजोरिटिज्म बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। ग्लोसरी दिया ना लास्ट में छोटे से कि मेजोरिटिज्म का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहां पे जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जिसकी मेजॉरिटी हो, वो रूल करे, ठीक है, ऐसी व्यवस्था, ठीक है। तो श्रीलंका जो है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था? पहला फैक्ट 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ये पहला फैक्ट याद रखना है और ये यहीं से पहला एमसीक्यू यहीं इस पर से हो सकता है। द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, उन्होंने बोला कि हम सरकार चलाएंगे, हमने आजादी पाई, हमने आजादी लड़ी है, हमने अंग्रेजों से लोहा लिया है, तो हम ही अब सरकार चलाएंगे, हम लोग ज्यादा है। तो जो सिन्हाला कम्युनिटी के नेता थे उन्होंने बोला कि अब पावर हमारे हाथ में है। दे कैप्चर्ड देयर पावर इन देयर हैंड बाय मेजॉरिटी। As a result, a democratic elected government adopted a series of majoritarian measure। क्या क्या majoritarian measure था? Majoritarian measure। पहला मेजर सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज बनाना, बौद्ध धर्म को प्रमोट करना, ठीक है। अच्छा, ये सरकार जो बनी थी वहां पे ऐसा नहीं था कि चुनाव नहीं हुआ था, वोटिंग हुआ था, बट वोटिंग कौन दिया था? सिन्हाला स्पीकिंग लोग ही दिए थे। तो तुम्हारे लोग वोट दे तो तुम ही नहीं जीतोगे। तो विश्व को दिखाने के लिए तो ये हो गया कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में? इलेक्शन देखो, आप जो पढ़े होगे 9th में डेमोक्रेसी या वाइट डेमोक्रेसी, या नहीं पढ़े हो तो बता रहा हूँ, केवल चुनाव करा लेने से डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है। डेमोक्रेसी के और बहुत सारे फीचर हैं जो जिनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको मैं बंदूक के नोक पे अगर चुनाव करा के जीत जाता हूँ तो मैं कहूंगा मैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हूँ, लेकिन मैं डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चाइना में भी यही होता है ना, उन्हीं के लोग नहीं होते, वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है चाइना में। 1956 अगेन नेक्स्ट डेट, एक एक्ट पास किया गया। एन एक्ट वाज पास, इस एक्ट का नाम दिया है यहाँ पे, एन एक्ट वाज पास। इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये पूछा जाएगा कि किस साल एक्ट पास किया गया था, किस साल सिन्हाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा कोई और नहीं, ओनली वर्ड यूज किया गया। तो एसएसआर रीजनिंग में ओनली की जगह पे कुछ और वर्ड दे सकता है। आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि ओनली पढ़ा है, तो हमारा स्टेटमेंट जब ओनली होगा तभी सही होगा, ठीक है। तो 1956 में एक्ट पास किया गया, जिसके एक्ट के अनुसार सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। बस भाई एक बार में वैसे कट जाता है, मम्मी फाड़ जाओगे क्या तुम? मम्मी डांटी है, गुस्सा निकालना पाओ। So in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language and thus disregard the Tamil। इससे तमिल को बहुत चोट पहुंची, तमिल बोले जाने वाले भाषा लोगों को बहुत चोट पहुंची। एंड द गवर्नमेंट फॉलो प्रिफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट। दूसरा, प्रिफरेंशियल पॉलिसी क्या होता है ये देखो, मान लो आदि और टूश और तुम किसी कंपटीशन के लिए रोडीज ऑडिशन पे गए, चलो ठीक है, और उसमें जो है क्या नाम उसका, प्रिंस, ठीक है, वो तुम्हारा फेवरेट हो या तुम उसके फेवरेट हो, तो उसने इसका देखा ही नहीं हो ऑडिशन और तुमको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि तुमको प्रेफरेंस दे दिया। ऐसे ही जब कोई दो बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता था, जैसे वो देखते थे कि तमिल का लगा है तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर देते थे, चाहे उसके अंदर कैलिबर हो या ना हो, या वो तो हटा देते थे। नौकरी में भी यही करते थे, जॉब नहीं देते। तो दे फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसी। सीट खाली है तो सबसे पहले किसको भरेंगे? सिन्हाला बोलने वाले लोगों को, बाद में भरेंगे तमिल को या नहीं भी भरेंगे, नो मैटर। वहां के प्रोफेसर टीचर भी सिन्हाला बोलने वाले लोग थे। सेम सिचुएशन हो रहा था जर्मनी में पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे। जर्मनी कहानी अलग कभी पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिन्हाला इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था। दे आल्सो मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कहा गया कि स्टेट विल प्रोटेक्ट बुद्धिज्म एंड प्रमोट बुद्धिस्ट। इंडिया में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत जो है हिंदू धर्म को प्रमोट करेगा या उसकी प्रोटेक्शन करेगा। इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, ये सभी धर्मों का प्रमोट करेगा, सभी का बचाव करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि स्टेट का मतलब क्या होता है? देश। सब दिल्ली नहीं, कोई एक स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट यहाँ पे पॉलिटी में कहा जाता है कंट्री। तो इसमें लिखा गया है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें क्या लिखा गया कि स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर, मतलब प्रमोट किया जाएगा, फोस्टर बुद्धिज्म।
ठीक है, ये थ्योरी है मानो, फैक्ट यहाँ पे लिख लेना लास्ट में, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए। कौन सा एक्ट का नाम तो नहीं दिया, बट किस साल पास किया गया था? 56, वहां बना देगा 58, 56, 48। तो 48 में तो इंडिपेंडेंट हुआ था, एक्ट कब पास हुआ था? 56 में। एक्ट क्या है? एक कोई रूल या लॉ, जैसे अभी किसान बिल पास हुआ, जब उसको संविधान में लिख देंगे तो एक्ट बन जाएगा। जब हम किसी बात को, पहले बिल बनता है, डिस्कशन होता है, लॉ बन गया वो, और उसको जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो एक एक्ट पास किया गया 1956 में, जिससे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, लिख के बताता हूं मैं। जब ये सब हो रहा था तो जो वहां के श्रीलंकन तमिल थे, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, वो अपने आप को एलिनिएशन फील कर रहे थे, एलिनिएटेड फील कर रहे थे। एलिनिएशन का मतलब होता है एलियन वर्ड से बनाया गया, दूसरे ग्रह से आया। तो उनको ऐसा लगता था कि हम कहीं और के हैं, यहाँ के तो हम है ही नहीं, मतलब आप अपने घर में ही कहीं खो गए, ऐसा फील हो रहा था हमको, भेदभाव फील हो रहा था कि हमको जो है अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, सिग्रीगेट कर दिया गया, द पॉलिसी ऑफ सिग्रीगेशन कर दिया गया है। So all this government measure coming one after the other and gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil. धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल के अंदर, खासकर श्रीलंकन तमिल के अंदर ये भावना आने लगी कि ये लोग, हम तो यही के हैं, श्रीलंका के ही हैं, बट हमको कोई राइट नहीं दे रहा है, यानी हमको एक तरह से ये हमारे देश से ही हटा दिए हैं। तो एलिनेशन की भावना फील होने लगी थी। They feel that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leader were sensitive to their language and culture. उनको ऐसा लगने लगा कि जो भी गवर्नमेंट उस समय बनी है, या जो भी पार्टी है उस समय, मेजॉरिटी जो पार्टी है, वो ना हमारे कल्चर पे ध्यान दे रही है, ना हमारे भाषा पे ध्यान दे रही है, और ना हमारे विकास पे ध्यान दे रही है। अब क्या होगा जब ऐसा लगेगा? तो आप अपनी पार्टी बनाओगे, यही करोगे ना, आप अपनी पार्टी बनाओगे, आंदोलन आप खुद करोगे। जब आपको कहीं पे भी, किसी भी समुदाय को, किसी भी सेट ऑफ पर्सन को ये लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स शेयर नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? फिर वो विद्रोह करेगा, मतलब वो रेवोल्यूशन करेगा, और क्रांति वहीं से होती है। तब यहाँ से शुरू होगी क्रांति। दे फील दैट, क्रांति का मतलब क्या होता है? विरोध, हमें चाहिए, हमारा हक है, हक से लेंगे आजादी। हड़ताल उसका मतलब प्रोटेस्ट करने का तरीका है, विरोध करने का। ठीक है, अनशन पे बैठना एक तरीका है, धरना देना। ठीक है, नाउ क्या लिखा इसके बाद? They feel that constitution and government policy denied them equal political right and discriminate against them in getting job and other opportunity and ignore their interest. ठीक है, ये फील करने लगे कि हमको कोई अब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमको जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इसके बाद आपको देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है एथनिक कंपोजिशन का, और क्लियर तो नहीं है, आपके बुक में शायद क्लियर होगा। यहाँ पे दिखाया गया कि जो सिन्हालास वाले हैं, ये एरिया ज्यादा है, सिन्हाला, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल एंड मुस्लिम, उसका पोर्शन दिखाया गया कि कहाँ कहाँ रहते हैं, डेमोग्राफिक दिखाया गया है कि किस पोर्शन में कौन कौन कम्युनिटी रहती है। बुक नहीं लगा तो देखो आप, हमें मतलब इसलिए बात लाने के लिए सब बहुत, अभी कुछ भी नहीं, ज्योग्राफी पूरा मैप है, मैं यहाँ पे मैप तो बनाऊंगा नहीं, तो प्रोजेक्टर लगा के दिखाऊंगा, तो आपको लाना पड़ेगा वो चीजें पॉइंट आउट करने के लिए। हैज रिजल्ट, इससे क्या हुआ? द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्टेट ओवर अ टाइम, मतलब अब टेंशन बढ़ना शुरू हो गया श्रीलंकन में और तमिल में और सिन्हाला बोलने वाले लोगों में। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च अ पार्टी, अब इसके बाद क्या हुआ? पार्टी लॉन्च किया गया। पार्टी मतलब उन्होंने अब एक्टिविटी किया, तो उनको एक ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी बनी थी, ऐसे वहां की पार्टी बनी, जो अपनी बातों को पॉलिटिकली लाते थे। और कुछ नक्सल भी बनने लगे, जो कि अंदरूनी तौर से ट्रेनिंग लेने लगे, आर्म्स ट्रेनिंग लगे, बाद में लड़ाई भी की है श्रीलंका के साथ, वॉर भी छिड़ा, सिविल वॉर भी छिड़ा, वही आगे है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च अ पार्टी and struggle for recognizing of Tamil as a official language and for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and job। देखो पहले इनका डिमांड बहुत छोटा सा था कि हमको इज्जत दे दो, हमको लैंग्वेज हमारी रिकॉग्नाइज कर लो, बट धीरे धीरे पॉलिटिकली ये और बढ़ते गए, इन्होंने नए स्टेट की डिमांड करने लगी, मतलब श्रीलंका को तोड़ के एक और छोटा सा स्टेट बना जाए, उसका नाम रखा जाए तमिल, याद रखना ये तमिल इलम। इलम मतलब होता है स्टेट, एक ऐसा देश बना दिया जाए, श्रीलंका के अंदर ही एक अलग से देश बनाया जाए जो केवल तमिल भाषा बोलते हैं। बोले आप नहीं हमारा विकास करना चाहते, हमें देश दे दो,
हम अपना विकास कर लेंगे, हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा, हमारे देश का डिफेंस मिनिस्ट्री होगा, हम देख लेंगे। श्रीलंका ऑलरेडी छोटा सा है, उसके भी टुकड़े करने की बात हो रही थी। By 1980, several political organizations were formed demanding the independent Tamil Eelam in the northern and eastern part of Sri Lanka. The distrust between two communities and turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. Civil war क्या होता है? जब आंतरिक लड़ाई शुरू हो जाए, मतलब देश के अंदर ही लोग लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, छुप के मार रहे हो चाहे जैसे भी हो, आए बम फोड़ दिए, करोड़ बाग में बम फोड़ दिए, कहीं बम फोड़ दिए, लोग मर गए, है ना? इस तरह की सिचुएशन को क्या कहेंगे? सिविल वॉर कहेंगे। मैं समझ? तो आपस में लोग लड़ने लगे और सिविल वॉर क्रिएट हो गया। एज रिजल्ट पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटी बीन किल्ड। अच्छा, जब सिविल वॉर होता है दोनों लोग मारे जाते हैं, वो सिन्हाला भी मारे गए और तमिल भी मारे गए, ऐसा नहीं केवल यही मारे गए। और मैनी फैमिली वर फोर्स्ड, एलिकम पे और कम हो गया। हाँ, अब बहुत सारी फैमिली जब लड़ाई होने लगी तो वो भाग भाग के भारत आने लगे। भाई जब जो पड़ोसी मुल्क को हमें भागोगे तो भारत में ऑलरेडी जनसंख्या से ज्यादा रेफ्यूजी कैंप बन गया। तो सर वो पहले क्यों नहीं भागे थे? पहले कोई मार नहीं रहा था ना, पहले चुपचाप लड़ रहे थे, जो मारने लगे भागने लगे। ठीक है, भारत में आके रेफ्यूजी बन गए। वैसे बांग्लादेश के साथ भी हुआ था। बांग्लादेश जो आज इंडिपेंडेंट है, पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था, तो वहां पे भी जब लड़ाई हुई तो वहां के लोग भारत में आके रेफ्यूजी कैंप बनने लगे, लोग यहाँ पे आके रहने लगे। फिर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, हमारे लोगों को खाने को नहीं है, अगर ये आ जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। सो यही हुआ। यू रीड इन चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक 11 अबाउट द श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। अच्छा, शुरू से श्रीलंका गरीब नहीं था, ऐसा नहीं था, छोटा सा देश था, एजुकेशन वाला सब सही था, बट इस सिविल वॉर के होने की वजह से और आपस में टेंशन होने की वजह से बहुत पिछड़ गए, पैसों से भी, एजुकेशन से भी और पॉपुलेशन डेमोग्राफी से भी। बट सिविल वॉर हैज कॉजेस टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। ये दिखाया गया है। इससे इस मॉडल से क्या समझ आया कि श्रीलंका में मॉडल फॉलो हुआ मेजॉरिटी की, उस मेजॉरिटी की वजह से क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ। मोरल द स्टोरी यही है। अगर वो मेजॉरिटी फॉलो नहीं करते, ये व्यवस्था अगर नहीं लाते, तो सिविल वॉर नहीं होता। कहीं पे भी वॉर कभी भी सही नहीं होता है, चाहे देश के अंदर हो चाहे दो देशों के बीच में क्यों ना हो, वर्ल्ड में भी क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मरते हैं, हथियार यूज होता है, पैसों का लॉस होता है, इकोनॉमिकली ड्रेन होता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट में याद रखना है इस टॉपिक से। बस देख लो, पूछ लो, कोई डाउट हो तो पुस्तक लेके आओ, ये अपनी। ये दिखाया गया फेलियर। क्या दिखाया गया है? फेलियर। समझ आया तुम्हें? क्या होता है? फेलियर मतलब फेल हो गई है सरकार। क्यों नहीं फेल हुई कि नहीं हुई? देखो, अगर ये फेल नहीं होती तो लोग लड़ते नहीं, मरते नहीं। अगर ये सक्सेसफुल होता है इनका मॉडल, इन्होंने बोला कि हाँ देखो, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में सक्सेस हो सकता है कि आप एक कम्युनिटी को ही बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में जो माइनॉरिटी में होगी, एक समय आएगा कि जब वो रिवर्ट बैक करेगी। अगर आज इंडिया में हम एक ऐसी पॉलिसी बना दें केवल हिंदू को एजुकेशन दिया जाएगा, केवल हिंदू को सरकारी नौकरी दी जाएगा, कुछ दिन तक मुस्लिम, सिख, ईसाई या बाकी धर्म वाले नहीं बोलेंगे क्योंकि कम है वो, बट एक दिन आएगा कि वो फिर टेररिस्ट बन जाएंगे या वो फिर नक्सल हो जाएंगे, मतलब उनको हथियार मिलेगा और हम ही को मारेंगे। इसलिए हमें अगर अगर हमें शांति चाहिए तो हमें उनकी भी डेवलपमेंट करनी, और यही होता है डेमोक्रेसी का मतलब कि आपको विकास का अपना नहीं करना है, सारे धर्मों को करना है। सर एग्जाम्पल जो ये हिंदू मुस्लिम की होती है लड़ाई, हिंदू और सिख और ईसाई इन सब की, तो देखो सिख क्यों नहीं होती? सिख ऑलरेडी पहले से बहुत कम है और सिख का कोई डिस्प्यूट भारत में कभी नहीं। डिस्प्यूट शुरू हुआ पार्टीशन के बाद हिंदू और वो अभी तक चल रहा है। अंग्रेज जाते जाते दो काम करके गए, मतलब रेलवे अंग्रेजी दे के गए, दूसरा एक काम किए कि हमको लड़ा के छोड़ दिया और हमेशा हम लड़ रहे हैं, और जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक भारत में शांति नहीं रहेगी। या तो तुम पाकिस्तान को मिला लो या खत्म कर दो, एक ही करो। तो इतना आसान तो है नहीं खत्म करना किसी देश को, ये चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है सर, आप, पाकिस्तान इतना खराब साबित हो गया वहाँ पर लेकिन वहाँ खाने को नहीं है, लेकिन हथियार तो है ना वहाँ पे। बच्चे के पास 7 की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, जो वहाँ पर जो यहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे। जो वहाँ के खुद के लोग हैं पाकिस्तान के, वो खुद ही इतने परेशान हो रखे हैं। वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे जो हिंदू हैं थोड़े बहुत, अगर हैं भी, तो उनकी हालत देखो कितनी खराब है। हमारे यहाँ तो फिर भी हम लोग बहुत सेकुलर, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सबको भाई अपॉर्चुनिटी देते हैं, पढ़ो, मस्जिद बनाओ, राम मंदिर बना तो मस्जिद के लिए भी पैसा दिया गया। सर इलम इलम मतलब स्टेट, तमिल वर्ड है, तमिल वर्ड है, ठीक है इलम। इलम का मतलब इलाका भी होता है क्या? हो सकता है उसी से बना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन इन
बेल्जियम। अब बेल्जियम का मॉडल डिस्कस किया गया। चैप्टर शुरू हुआ था तो पॉपुलेशन बताया गया, फिर शुरू हुआ श्रीलंका में जो सिस्टम था वो कैसे खराब हो गया, फेल हो गया, वो बताया गया। अब बता देगा कि बेल्जियम में क्या मॉडल था और वो सक्सेसफुल कैसे हो गया। एमसीक्यू समझ आ रहा है कहां से आएगा? ऐसे अब पढ़ाने के बाद जाके एनसीईआरटी रीड करना है और खुद अंडरलाइन करना है। ये क्या ना तो मैं अंडरलाइन करा दिया करूंगा, इसलिए करा लेके आता है अकोमोडेशन ऑन इन बेल्जियम। चलो चलो प्लीज बताओ इसका थोड़ा सा कुछ रिकैप करो। कैपिटल बताओ बेल्जियम की, ब्रुसेल कैपिटल थी। पॉपुलेशन बताओ ब्रुसेल में। फ्रेंच कितने थे, डच कितने थे, जर्मन कितने थे? 59% डच 9 डच थे, जर्मन 8 थे, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन। बेल्जियम में 19 लिखा हुआ है 1970 से 1993 के बीच में वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस लाना। जैसे आप लोग टाइम बनाते हैं पढ़ने के लिए, आज बनाया कल फॉलो नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा और चेंज करो, बहुत टाइट हो गया, फिर फॉलो नहीं हुआ तो थोड़ा और चेंज करो, तो अमेंड करना। चेंज करने का मतलब होता है अमेंड करना। हाँ तुम पता नहीं तुम्हें ये बात अलग है। तो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सेवरल टाइम, कितनी टाइम दिया गया ये नहीं, बस बहुत बार चेंज किया गया। जैसे चेंज किया गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, थोड़ा और चेंज किया गया, फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर चेंज किया गया, और एक बेहतरीन मॉडल डेवलप करके निकाला गया 1983 में। बहुत पुरानी बात नहीं, अभी की बात है, 1983 की बात है। कितने साल हो गए इन्हें? 27 साल, 27-28 साल। ब्रिटिशर्स कितने साल से रूल कर रहे थे इंडिया पे? इंडिया में 200 साल हो गए। ब्रिटिश इंडिया में आ गए थे अप्रोक्सीमेटली 1600 में ही आ गए थे, 1600 में आ गए थे। रूल करना 70 से 1747 पहले 57 में पहली लड़ाई हुई, तब से रूल करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से शुरू किए थे। उससे पहले इंडिया की गवर्नमेंट थी? गवर्नमेंट कभी नहीं थी, डायनेस्टी रूल करते थे इंडिया में। मुगल्स रूल करते थे, मराठा रूल करते थे, मौर्य रूल करते थे, अंपायर रूल करते थे, अंपायर रूल करती थी। और उसके बाद 1947 में गया। इसलिए अप्रोक्सीमेटली 200 साल था। इस यहाँ के 100 साल में तो बस वो काम के यहाँ आए थे, मार्केट वार्केट थोड़ा सा देखे होके समय लगा उसको, अचानक से रूल नहीं किए, फिर यहाँ से रूल करना शुरू कर दिया थे। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, दो पहली लड़ाई थी जो अंग्रेज जीते थे। उसके बाद से उसके लिए आई ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आके बनी थी। ठीक है, देखो भैया पढ़ते हैं। The Belgian leader took a different path. They recognized existence of regional difference and थोड़ी मेरी रीडिंग स्पीड तेज है, थोड़ा तेज हूँ, देखे हो तो। The Belgian leader took a different path. They recognized the existence of regional difference and cultural diversity. तेज पढ़ोगे ना खत्म नहीं होगा, 6 महीने है, 3 महीने में पहले टर्म देना, 3 महीने मान के चल रहा हूँ, 7 चैप्टर आ रहे हैं कम से कम, 2 चैप्टर सब में आ रहे हैं, एक हिस्ट्री में आ रहा है ना। Between 1970 and 1983, they amended their constitution 4 times. लिख लो, ये फैक्ट है। कितने टाइम्स? यहाँ दिया हुआ है, पहले लगा तुमने नहीं दिया। पूछेगा कि इन कितने साल गैप है ये, देख लो 20 कितना 170 देख लें, जल्दी बताओ कितने साल गैप है ये? 3 और 2 23 ईयर में 4 बार अपने संविधान को बदले। क्यों बदले अपने संविधान को? एक बेटर मॉडल प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या किए? Between 1970 and 93, amendment their constitution 4 times to work arrangement that would enable everyone to live together with the same country. क्यों बदले? वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे सभी लोग आराम से रहें, कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो, खासकर कोई किसी को डोमिनेट ना करे। इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ, ऐसे समझो, सरल भाषा में समझाते हैं। मान लो फ्रेंच के लोग हैं 12 पीपल, नॉर्मल बता, ठीक। और कौन सी भाषा बोलने वाले लोग थे भाई? डच के लोग, डच। मान लो डच रहे इस समय 15 लोग और एक थे जर्मन, ठीक है। मान लो जर्मन भी हैं 5 लोग, 5 पीपल। तो जब पार्लियामेंट हाउस बनाया गया, इसमें सीट बनाई जाती है ना, डिफरेंट सीट्स होती है। इन्होंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर मतलब फ्रेंच को अगर दे दिया मान लो 2 सीट, तो 2 सीट की डच को दिया, 2 ही सीट फ्रेंच को दिया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उससे फायदा क्या हुआ? ये बहुत कम थे लेकिन पावर कम नहीं था।
सर ये सबसे कम है तो जो इन्हें सीट्स दी रही होगी वही सबको, क्योंकि बाकी सबके साथ तो दे नहीं इक्वल सकते। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर 30 सीट है तो 30 सीट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10 इसको और 10 इसको। तो इधर लोग तो 5 ही हैं। कोई दिक्कत नहीं, वैसे पावर दिया गया, पावर की बात होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड कर दिया गया। सीट कैसे बनता है पता है? मान लो करोल बाग है और इसके बगल में कोई एरिया राजस्थान राजपुर मिला के एक सीट बनाई जाती है। अगर लोग कम है तो करोल बाग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 सीट बन जाएंगी, ताकि आपको पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। इससे फायदा क्या होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो अगर कोई बिल पास हुआ तो सबसे पूछा जाएगा ना, इसकी भी 10 वोट, इसका भी 10 वोट, इसका भी 10 वोट। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास कम या मेरे पास ज्यादा। ये मॉडल इन्होंने अपनाया। दूसरा मॉडल इन्होंने क्या अपनाया कि जो धर्म से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी अलग से। बोला कि वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगी। एक नया गवर्नमेंट बना दिया गया, पढ़ेंगे थोड़ा में देखूंगा मैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें भी सीट दिया गया इक्वल, तीनों धर्म के लोग को दिया गया। कहा गया जो भी मंदिर मस्जिद का प्रॉब्लम होगा तो आप सुलटाओ, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। ये गवर्नमेंटल बॉडी है, ये केवल विकास का काम करेगी, डेवलपमेंट का वर्क करेगी, ओनली डेवलपमेंट। ये वो पॉलिसी बनाएगी जिससे देश का विकास होगा, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया। ये आपके धर्म में बिजी नहीं मिलेगी। जैसे हमारे इंडिया ज्यादातर बीजेपी धर्म में बिजी है इस समय, मंदिर मस्जिद में ही रह जाती है, यहाँ पे नहीं रहेगी। इक्वल जुडिशरी बनाएगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है भारत में, कोई इसको डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई सरकार इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाएगी। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये बहुत बेहतरीन किया गया, जिससे कभी भी आफ्टर 1993 कभी भी किसी भी कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। यही बताया गया। आगे वाले पैराग्राफ तो समझते हैं क्या है, उसको पढ़ते हैं थोड़ा। सर सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बैठते हैं ना? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। जितने मर्जी बैठ सकते हैं, वो सारे पे डिसीजन कैसे लेते हैं? जैसे मान लो ऐसे कहा जाता है कोई केस हुआ तो 7 जज केस कहा गया, ठीक है, 7 लोग की कमेटी बनाई, अब 7 लोग डिसीजन लोगे, उसमें जो मेजॉरिटी डिसीजन वाले 5 लोगों ने बोल दिया कि फांसी होगी तो होगी, 2 लोग बोले नहीं होगी तो भी होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट कर गए फिर एक और बंदा बैठा तो कहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी बात मानी जाती है। और 6 के जैसे 3 बोले इसको होगी, 3 ने बोला फांसी नहीं होगी, फंस गया, बराबर हो गया, तो एक बंदा और बैठा है, उसको कहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कहेगा होगी फिर फांसी होगी। क्या क्या इंपॉर्टेंस बातें थी इसमें, बुलेट बना के 3 बुलेट दी गई है। ये हाईली रिकमेंडेशन, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ो। क्या क्या है? पहला बेल्जियम, लिखो यहाँ पे बेल्जियन मॉडल, बेल्जियन मॉडल। ये मॉडल पूछा जाता पहले डिस्क्रिप्टिव में, अभी भी पूछा जाएगा एमसीक्यू फॉर्म में या ऐसा। पहला मॉडल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस शुड बी इक्वल। तो ये आप लिख लो सब लोग। पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal, क्योंकि सारा कॉन्फ्लिक्ट कितने में, इन्हीं 2 में था। जर्मन में था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो संख्या में कम थे, चुपचाप रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं करते, बगावत नहीं करते। Some special law required to support majority of member from each linguistic group। कुछ ऐसे भी कानून बनाए गए जो मेजॉरिटी धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ माइनॉरिटी का भी किया जाए, साथ ही साथ इनको भी सेकुलर कहा गया। किसी धर्म को ये प्रमोट नहीं कर रहे थे, इनका कोई एक धर्म नहीं था, जितने लोग हैं जो धर्म मानते हैं सब माना जाएगा। Thus, no single community can make a unilateral decision। बेटा यूनिलैटरल का मतलब होता है अकेले डिसीजन लेना, तो कोई भी यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेगा। मतलब ऐसा नहीं कि फ्रेंच ने बोला ना यहाँ पे ब्रिज बनेगी और किसी से नहीं पूछा, ऐसा नहीं है। वो डच से भी पूछेंगे, वो जर्मन से भी पूछेंगे, वोटिंग मिली तभी ब्रिज का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा।
डच ने बोला नहीं यहाँ पे चर्च बनेगा, हम ज्यादा हमारे पास पैसा हम बनाएंगे। बोले ठीक है, बोले सबसे पूछ लो, सब लोग ठीक है, तभी वहां पे वो काम होगा। यूनिलैटरल का मतलब होता है अकेले चलो, ऐसा नहीं, सबको लेके, तो यूनिलैटरल डिसीजन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इलीगल कॉपी में याद करना होती है आपको। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन given to स्टेट गवर्नमेंट। अब ये चीजें इंडिया में भी देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे देखा गया है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये किसका एग्जांपल था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का था, सेंटर स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट एंड लोकल, यही याद करो। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एंड लोकल बॉडी चीजें होती है। यहाँ पे दो ही मॉडल था, एक सेंट्रल होगा और एक स्टेट होगा, ठीक है, एक स्टेट होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट, अच्छा एक चीज और कहा गया, पावर तो दिया जाएगा, ये आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट कर लेना यहाँ पे स्टार बना के, कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट subordinate to the central government, to the central। सर इसका मतलब बता रहा हूँ, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जैसे एक टीम में होता है कैप्टन, उसके बाद होता है प्लेयर, सबको कैप्टन की बात माननी है, तो बाकी प्लेयर हो गए सबऑर्डिनेट, उनसे कम हो गए। यहाँ पे पावर दिया गया है, ये टॉप है ये बॉटम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा ताकतवर है और ये कमजोर ताकतवर, ऐसा नहीं है, इक्वल पावर है, जितनी ताकत इसके पास है उतनी ताकत इसके पास। ये कौन है, सेंटर, जैसे इंडिया में सेंटर में कौन है, दिल्ली, तो ठीक हो गया, बीजेपी रूल करती है। और स्टेट, जैसे अगर दिल्ली स्टेट बना दूं यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी, तो पूरे भारत में बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लेकिन स्टेट जो है उसका थोड़ी कम पावर एज कम्पेयर टू सेंटर। जैसे स्टेट जो है आपका केजरीवाल जो है वो बम नहीं बना सकता है, बम इन द सेंस डिफेंस का काम नहीं कर सकता, हथियार नहीं बना सकता है, केंद्र सरकार हथियार बना सकती है। जैसे आपने सुना होगा केजरीवाल ने कहा था कि मेट्रो की किराया माफ करना है फीमेल का, अभी नहीं हो पाया, रीजन क्या है, केंद्र सरकार बोले हम नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे किसकी है, केंद्र सरकार की। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ बोला कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो किया जाएगा, लेकिन उतनी ही ताकत सेंटर की भी होगी, उतनी ताकत, यानी कि इज अ एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी पावर बराबर है इनका और वर्टिकली भी पावर बराबर है। अच्छा, इंडिया के अंदर मतलब ऐसे बराबर नहीं है, थोड़ा सा कम ज्यादा है। इंडिया में एक्चुअली ऐसे होता है कि वो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जैसे केजरीवाल जो है वो एजुकेशन में पॉलिसी बना सकता है कि स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है, केंद्र सरकार के पास पावर है, लेकिन वो सेंटर की पावर है उसकी, लेकिन ज्यादा पावर स्टेट के पास है, स्कूल खोलूं या ना खोलूं, केंद्र कह सकता है खोल दो। ऐसे ही अगर हम डिफेंस की बात करें, सर पर एजुकेशन मिनिस्टर तो होती है, बिल्कुल स्टेट का ना, स्टेट का मैंने सोचिए स्टेट का है, मान रहे ना मानना उसके हाथ में है। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे अपोजिशन भी अलाउ है, ठीक है। तीसरा, थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट में लिखा, थर्ड पार्ट, ब्रुसेल के पास एक तीसरी सरकार थी जिसको कहा गया कम्युनिटी सरकार। तो ब्रुसेल हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा कौन सा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत, जितने भी इंपॉर्टेंट है। Brussels has separate government in which both community have equal representation. The French speaking people equal accept the Brussels because Dutch speaking community has accept equal representation in central. देखो आपने देखा होगा कि जैसे डच की अगर हम बात करें, अगर कोई स्टेट में ज्यादा थे तो सेंटर में कम थे, मतलब कैपिटल में कम थे, तो एक जगह ज्यादा और एक जगह कम थे, तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सेंटर में भी स्टेट में भी दिया गया। उनकी जनसंख्या कम होने की वजह से, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन में नंबर में कम थे, फिर भी इक्वल दिया गया उनको राइट्स, कैपिटल में भी और पूरे स्टेट में। ये पूरा स्टेट था और ये पूरा कैपिटल। यहाँ पे डिवीजन था, जर्मन की बात नहीं होनी है, बस दो लोग की प्रॉब्लम है, फ्रेंच और डच, यही प्रॉब्लम कर रहे थे। और ये आपका
पूरा कंट्री बाहर, अंदर कैपिटल, ये पूरी कंट्री। तो इक्वल सीट यहाँ पे भी दिया गया और इक्वल सीट यहाँ पे भी दिया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, फोर्थ, ये सब बुक में है, आप समझो इसको और इसको जरूर अपने नोट्स में लिखना। थर्ड पॉइंट नहीं लिखा। लिखवा दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ इसको, लिखो। ब्रुसेल हैज, थर्ड पॉइंट लिखो। ब्रुसेल क्या था? कैपिटल था। ब्रुसेल हैज a separate government have equal representation। मतलब एक सरकार तो पूरे देश में थी और एक सरकार राजधानी में थी। राजधानी समझते हो? कैपिटल कहा जाता है, जैसे दिल्ली राजधानी है ना, तो किसकी? इंडिया की। तो एक सरकार दिल्ली में है और एक सरकार पूरे भारत में है। ये व्यवस्था थी वहां पे, समझे? और ये मॉडल इंडिया में भी है, बट इंडिया में जितने स्टेट है सब में जगह पे स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पे और वहाँ पे एक बनाया गया कि ब्रुसेल की सरकार होगी जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। कितनी पॉपुलेशन हो? एक 49 थे और एक 59 और एक 40 है ना, और स्टेट में और 80 और 20 कुछ करके था, है ना। फिर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था ताकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि जर्मन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम इन दोनों से, डच से थी, डच और उससे, इसलिए जर्मन के में कहीं बात भी नहीं की गई है। अगर जर्मन से भी होती तो अगर जर्मन है उनको भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी, उनको भी दे देते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तब बनाया गया जिसने बगावत की उसके लिए। एक तो थी स्टेट गवर्नमेंट, एक तो थी स्टेट गवर्नमेंट, अब तीसरी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो फोर्थ थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट वो थी जो रिलीजन को लेके डील करती थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती थी रिलीजन उसको लेकर डील करती थी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो जस्ट लाइक स्टेट सेंटर, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कम्युनिटी। ये पूरे कंट्री की थी, ये पूरे कंट्री की थी। ये क्या हैंडल करती थी? ओनली रिलीजन। क्या हैंडल करती थी? ओनली रिलीजन। और इसमें तीनों समुदाय के लोग थे। डच से भी चुने हुए लोग थे, फ्रेंच से भी जो मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे उससे भी चुने हुए लोग थे, और जर्मन भाषा से बोलने वाले लोग भी थे। हाँ, समझे? तीनों कम्युनिटी से चुने हुए लोग थे। कहीं पे भी रहते हो, कितनी भी पॉपुलेशन हो, कम या ज्यादा, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और इनको पावर क्या दिया गया? इनकी क्या पावर थी? पावर, पहला पावर कल्चर से रिलेटेड, कल्चरल राइट पावर। दूसरा एजुकेशन, यानी एक तरह से समझ लो कि एजुकेशनल बहुत बड़ा टूल है, वो इनको दे दिया गया। अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। सेंटर बोलेगा हम सीबीएसई चलाएंगे, स्टेट बोलेगा हम कोई और चलाएंगे बोर्ड, दिक्कत ही नहीं, हटा दिया गया, कम्युनिटी को दे दिया गया। ये जो चलाएंगे सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर हिंदी पढ़ा रहे सब लोग हिंदी में पढ़ो, तो इसको दे दिया गया। और जितनी भी समस्या होती थी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू, ये सब कौन डील करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इंडिया में क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज वो सेंटर खेलती है, सेंटर देखती है, बट वहां पे ऐसी नहीं थी। ठीक है, इसको बनाओ, फिर मैं एक फ्लो चार्ट से समझाता हूं इसको। उसका समझ बताना। कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच, फ्रेंच, जर्मन, तीन लोग थे, तीन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। पावर क्या दिया गया? पावर कल्चर रिलेटेड कोई भी बात हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात हो, और भाषा से रिलेटेड कोई भी बात हो, कौन हैंडल करेगा? ये। बाकी सेंटर स्टेट को अगर तुम कोई परेशानी मत करना। अब ये लिख लिए, अब इसको फ्लो चार्ट में समझते हैं। फ्लो चार्ट करो या वेन डायग्राम कहा जाता है, मैथ में तो लोग पढ़ोगे वेन डायग्राम, इस साल नहीं पढ़ोगे सर। ये पूरा बैलेंस है, ठीक? क्या है? पूरा बैलेंस है। इसमें आप कह लो दो पार्ट, जिसमें दो अलग अलग भाषा बोले जाने वाले लोग थे, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। मास्क लगाते हैं, मैं समझ नहीं पाता, ठीक है, पहचाने में। अच्छा, इसमें भी गवर्नमेंट बनाया गया, तो मान लो इनको अगर दी गई 5 सीट, तो 5 सीट इनको भी दी गई। इसमें पार्लियामेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट,
पार्लियामेंट समझती हो जहाँ कानून बनता है, जैसे अपने इंडिया गेट के पास जाओगे तो इंडियन पार्लियामेंट है ना बड़ा सा, कभी जाना घूमने गई होगी, ठीक है गई होगी। इक्वल दिया गया, पास से ज्यादा सकता है, मैं बस समझने के लिए कह रहा इक्वल। इसके बाद बीच में है किसका कैपिटल, इसको मैं इस ऐसे बना देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या नाम है, इसको नहीं पता भाई, इसमें भी डच और फ्रेंच, डच और फ्रेंच, इसमें भी मान लो इनको दी गई एक सीट तो इनको भी दी गई एक्स नंबर ऑफ सीट, मतलब 5 से 5 से 10 से 10। ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, ये इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये इनके में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इक्वल राइट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, एक और गवर्नमेंट बनाएगी पूरे देश में, इसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये पूरे देश का नियम बनाएगा, उसमें कैपिटल भी आ जाएगा, उसके अंदर कैपिटल भी आ जाएगा, इसको कहते हैं सब आ जाएंगे, इसको कहते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम समझना कहते हैं इसको। ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना इफेक्टिव था कि तब से लेके जब से 27 साल हो गए 1993 के बाद से लेके आज तक, 1993 में से लेके आज तक ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, ना कोई लड़ाई हुई इनके यहाँ पे। ये छोटा सा देश है और विश्व का सबसे ज्यादा कह सकते हो छोटे से देश होने के बाद भी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सब कुछ है, एजुकेशन है और यहाँ का मॉडल अच्छा है, और इसके मॉडल के बेसिस पे सब देश अपना मॉडल बनाता है, इवन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ पहले बन गया था, बट हमारे यहाँ भी डिमांड है कम्युनिटी गवर्नमेंट की, कि इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई खत्म हो जाएगी, ना मंदिर मस्जिद की लड़ाई बना लो। तो कुछ क्वेश्चन है देना, एमसीक्यू फॉर्म में ना मेरे पास अभी तुम क्या कर रहे हो? ऐसे है ये सब तो बीच अब ठीक है डिस्कस करते हैं, कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका बता सकते हो कौन कितने परसेंट से रह सकते हैं, ठीक है। मेंशन द स्टेप टेकन बाय द मेडिटेरेनियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उन्होंने एक्ट पास किया 1956 में, वो सारी बातें लिखी हैं। 3 डिमांड बताओ जिन्होंने तमिल में टेस्ट किया थे, तो अपनी भाषा, लैंग्वेज, कल्चर और अलग देश, ठीक है। हाउ डिड द श्रीलंका गवर्नमेंट, पहले मैं क्या करता था लास्ट ईयर तक, ये जो क्वेश्चन आंसर होते थे इनको मैं समझा सकता था हिंदी में, इसने भी मतलब इससे क्या किया, पावर शेयरिंग के सारे क्वेश्चन आंसर की जगह किया, प्रीवियस ईयर किया और उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता था, जैसे हमने का वर्क बुक, और उसको समझा दिया, अपने मस्त जाओ याद करो लिखो। अब इस साल से चूंकि आ गया एमसीक्यू, तब हमें एमसीक्यू पैटर्न में इसको करना पड़ेगा, उसका एक क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं, मैं तैयार करूंगा इसका, आपको जल्दी सबको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा इसका, एमसीक्यू वाले बेस जल्दी भेज दूंगा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। मार्केट में इतनी अभी बुक आई नहीं, केवल सवाल के लिए आई है, और भी आ रही है धीरे धीरे, 5-6 की पब्लिकेशन खरीद लेंगे, सबको एक जगह कंपाइल कर देंगे टॉपिक वाइज, आपको खुद बाई करने की जरूरत नहीं है, खुद बाई करो, आपको बाई करने का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बाई करते हैं, उसको कंपाइल कर देते हैं और फिर उसको डिस्कस कर देते हैं। मान लो 50 क्वेश्चन और सवाल में 50 क्वेश्चन यू लाइफ में, 50 क्वेश्चन एडू कार्ड में, जो भी बुक है एग्जाम आइडिया में, तो हो गए 200 क्वेश्चन, उससे बात नहीं है। बाकी टॉपिक हम पढ़े हैं, बाकी रीड करिए अच्छे से, कोई समस्या है तो उस चीज़ को कम कर दो, कैसे करते हैं